Hi guys, this is Amardeep Srivastava and this is the continuation of lecture on environment and ecology for UPSC engineering services as well as for UPSC civil services examination. In this lecture, I have discussed a topic related to climate change, that is the most concerned topic right now on earth, and on the global warming, and I have also discussed about global warming, greenhouse effects and different components of greenhouse. ठीक है, this is the lecture number 11 on the continuation of my lecture series of environment and ecology on my channel GATE UPSC Simplified. Before starting, we will know the term about the climate change. आखिर climate change होता क्या है ये जानेंगे. तो ये जान लो कि climate change जो होता है वो long term average of a region's weather events है. मतलब क्या है कि कोई भी shorter term में हम decide नहीं करेंगे. मतलब we will not decide in shorter term whether the climate of any region, any segment changes. ठीक है, climate is a long term average of a region's weather events. तो मतलब long term की अगर एवरेज देखते हैं, जैसे कि मान लो 2 years 3 years 4 years का एवरेज निकाल के हम लोग वेदर के क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर के कंडीशन का स्टडी करके ही हम किसी क्लाइमेट के बारे में कह सकते हैं कि इज इट चेंजिंग और नॉट. और एक चीज हमेशा याद रखना कि अर्थ का जो क्लाइमेट है वो स्टैटिक है नहीं, वो रेगुलरली चेंज होता है, डायनेमिक है. तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, अर्थ का हम लोगों को पता है कि एज बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा चेंज हुआ है इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट नेचुरल कॉजेज लाइक सनस्पॉट, आइस एज, ग्लेशिएशन एटीसी. सनस्पॉट क्या होता है कि सन से कुछ सोलर फ्लेयर्स टूट के गिरते हैं, तो इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे एनर्जी में, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करना ज्यादा सही नहीं रहेगा. तो आगे बढ़ते हैं. क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट चेंज मींस अ चेंज ऑफ क्लाइमेट व्हिच इज एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ह्यूमन एक्टिविटीज. तो हम लोग बस बेसिक कंसर्न हमारा क्लाइमेट चेंज पे इसलिए है क्योंकि हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज के कारण हमारे क्लाइमेट, जो आसपास का क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, वो मॉडिफाई हो रहा है. तो हमारा मेन कंसर्न ये रहेगा क्लाइमेट चेंज किसके द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो चेंज होता है उसको जानना. दैट इज क्लाइमेट चेंज मींस अ चेंज ऑफ क्लाइमेट व्हिच इज एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम ध्यान रखना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग के कारण जो क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट में वेरिएशन आ रहा है उसमें जो चेंज आ रहा है उसको हम लोग बेसिकली क्लाइमेट चेंज कहेंगे. दैट ऑल्टर्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द ग्लोबल एटमॉस्फेयर एंड विच इज इन एडिशन टू नेचर. क्लाइमेट वेरिएबिलिटी मतलब क्लाइमेट जो चेंज होगी उसमें हमें साफ फर्क पता चलेगा, विच इज ऑब्जर्व्ड ओवर कंपेरेबल टाइम पीरियड. मतलब ऐसा नहीं है कि हम 1-2 साल में, 6 महीने 7 महीने में देख के बता देंगे कि हाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हाँ ठीक है वार्मिंग बढ़ रहा है टेम्परेचर अर्थ का, ऐसा कुछ नहीं है. एक टाइम पीरियड होना चाहिए, अच्छा खासा टाइम पीरियड, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि यस द क्लाइमेट इज चेंजिंग और नॉट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्लाइमेट चेंज जो होता है, जो क्लाइमेट चेंज वर्ड है वो एक मतलब कुछ टाइम की पीरियड के लिए नहीं है, शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न. तो ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज का ड्यूरेशन दे देगा या फिर कुछ मंथ्स बता देगा, ईयर बता देगा, बट ये जो होता है बहुत ही लॉन्ग टर्म का वेदर चेंजिंग पैटर्न है, ये आपको ध्यान रखना होगा. ठीक है, तो किसी एक दिन को देख के आप नहीं ये बता सकते हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मतलब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया. जैसे कि अगर आज बारिश हो रही है और अगर कल अगर मान लो कि टेम्परेचर राइज हो गई तो इसका ये मतलब नहीं है क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट वहां पे वेरी कर गया. दैट इज इट इज द कंटिन्यूअल वार्मिंग ट्रेंड. मतलब क्या, क्लाइमेट चेंज इज द मेजरेबल इफेक्ट्स ऑफ द कंटिन्यूअल वार्मिंग ट्रेंड. क्लाइमेट चेंज इन यूजुअली मेजर्ड इन मेजर शिफ्ट इन टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नो एंड विंड पैटर्न्स लास्टिंग डिकेड्स और मोर. मतलब आप बेसिकली क्लाइमेट चेंज को ऐसे मेजर कर लोगे जैसे कि मान लो कि अगर बहुत ही ज्यादा मेजर शिफ्ट किसमें है, टेम्परेचर में, रेनफॉल्स में अगर शिफ्ट आ रहा है, जैसे कि मान लो कोई रीजन पे बहुत अच्छी बारिश होती थी, मान लो कि 200 सेंटीमीटर की बारिश होती थी और 10 साल के बाद आज मतलब मान लो 1990 में 200 सेंटीमीटर पर एनम की बारिश होती थी, और उसके बाद क्या हुआ, अगर हम 2010 की बात करें तो वहां पे क्या, अगर मान लो 40 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है तो ये हुआ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, अब देखो इसका तो बेसिक रीजन है ह्यूमंस, जो हम हैं, मतलब जहां पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग उसको ही बर्बाद कर रहे हैं. ह्यूमंस आर क्रिएटिंग क्लाइमेट चेंज बाय बर्निंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, जो कि हम एकदम एबंडेंस में यूज कर रहे हैं, रेकलेस यूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से
क्लाइमेट में चेंजिंग, क्लाइमेट में वेरिएशन हमको फाइंड मिल रहा है, और इजिली वो यू कैन इजिली सी द क्लाइमेटिक वेरिएशन ड्यू टू द ह्यूमंस एंड क्लाइमेट चेंज बाय बर्निंग बिकॉज ह्यूमंस बर्न्स लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैसेस। बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था डिफॉरेस्टेशन एफोरेस्टेशन में, कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ही बेसिक रीजन है क्लाइमेट चेंज में। व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन और बर्न, दे कैन नो लॉन्गर स्टोर कार्बन एंड द कार्बन इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। अब देखो कार्बन मेन जो होता है ना, कार्बन जो कंपोनेंट होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज, अगर पेड़ को हम कट कर देंगे तो जो ट्री होती है वो कार्बन को रिलीज कर देगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं, तो फिर O2 प्रोवाइड नहीं करेगी और CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो फिर सिंपल सा रीजन है कि अगर पेड़ कटते हैं या फिर डिफॉरेस्टेशन होता है तो बहुत ही ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस आप देख सकते हो। और पेड़ कटने का रीजन तो मैंने पिछले आपको डिफॉरेस्टेशन के पूरे लेक्चर में बता दिया है कि क्यों काटते हैं, क्या कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सब, उससे क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब देखो एक बहुत बड़ा टॉपिक है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहला ऑब्जेक्टिव आप यहां से ये फ्रेम मान सकते हो कि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो नॉर्मली, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये मत समझा करो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब कोई बहुत बड़ा वो हो गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि सन से कुछ एनर्जी है, मान लो सन से कुछ एनर्जी चली, मतलब कुछ एनर्जी जो सनलाइट आ रही है उसकी कुछ एनर्जी है, ठीक है। अब सन से जो एनर्जी आ रही है उसकी कुछ एनर्जी है जो E इक्वल्स टू एच न्यू से हम कह सकते हैं, हम लोग जानते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, दैट इज एच सी बाई लेमडा, ठीक है। अब जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी E इक्वल्स टू क्या होगा, एच सी बाई लेमडा, ठीक है। अब देखो वे जो आने वाली है, जो आ रही है, तो जो एनर्जी आ रही है ऊपर से सनरेज से, इंसिडेंट लाइट की क्या होती है, जो इंसिडेंट लाइट हो रही है उसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। एनर्जी ज्यादा है मतलब वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो जो वेव मेरी अर्थ एटमॉस्फेयर में आई है उसकी वेवलेंथ कम है। अब देखो एक लेयर होता है ओजोन लेयर, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसमें मैं पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि कहां कहां होता है, बट अभी के लिए ये जान लीजिए ओजोन लेयर जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है। जैसे ये मान लो ये अर्थ सरफेस है, तो फर्स्ट लेयर होगा वो ट्रोपोस्फेयर होगा, उसके बाद वाला लेयर होगा वो स्ट्रेटोस्फेयर होगा, ठीक है। अब देखो कुछ एनर्जी हमारे इंसिडेंट होकर अर्थ सरफेस पे आई, और अर्थ जो होता है वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ एनर्जी को, कुछ लाइट एनर्जी को हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब अर्थ रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। तो अगर हम ये जानते हैं कि पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे पॉजिटिवली एक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे सर्वाइवल के लिए, तो ये बात जान लो कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा जरूरी है वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेडिएशन दैट हैज बीन अराइव्ड ऑन द अर्थ विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म्स इट। तो वार्मिंग ऑफ अर्थ जो है, अगर वो नेचुरल तरीके से हो रहा है, मैनमेड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नेचुरल तरीका कह रहा हूं, अगर नेचुरल तरीके से हो रहा है तो वो अर्थ को बहुत ही ज्यादा वेजिटेशन प्रोवाइड कर रहा है, लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहा है, इवन ट्रीज, फॉरेस्ट, ये सब सारा कुछ। बट अगर ये रेडिएशन जो है वो अगर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किसके एक्टिविटी से, ह्यूमन एक्टिविटी से, तो वो उसका इफेक्ट नेगेटिव है, और उसी वजह से एक टर्म आता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पहले बेसिक ये समझ लीजिए आखिर होता क्या है। तो पहले समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली ऑकरिंग फिनोमेना that blankets the earth's lower atmosphere, that is the troposphere, और उसको वार्म करता है। जिस एक तरीके का ब्लैंकेट है अर्थ के ऊपर जो ब्लैंकेट है, जो लोअर एटमॉस्फेयर है, तो वहां से एक तरीके का यह ब्लैंकेट क्रिएट करता है और वो अर्थ को वार्म करता है। इससे क्या होता है, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर सुटेबल फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। मैंने आपको पहले बताया ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, कभी भी ये ध्यान मत रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट है अगर ये नेचुरली हो रहा है तो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ठंडी जगह है, जैसे रशिया हो गया,
या फिर पोलर रीजन में चले जाओ, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, वहां पे सनलाइट बहुत ही कम आता है, सनरेज बहुत ही कम आता है। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर ये फर्स्ट लेयर जो हो गया वो ट्रोपोस्फेयर हो गया, सेकेंड लेयर जो हो गया वो स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखो यहां सन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, सन से लाइट इंसिडेंट होकर अर्थ सरफेस पे आएगी, ठीक है, आप देख सकते हो अर्थ सरफेस पे आ रही है। कुछ फ्यू मान लो 20 to 30% अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो और एक चीज जान लो कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक लेयर फाइंड होता है, एक लेयर पाया जाता है, उस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। यहां पे जो होता है वो ओजोन लेयर होता है, जो कि हम लोगों को बहुत चीजों से बचाता है, यूवी रेडिएशन से बचाता है, जो अर्थ जो कि सन से के रेज से निकलती है वो उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। अब देखो अर्थ पे ये रेज आई, कुछ एब्जॉर्ब हो गए, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो था उसकी एनर्जी कम हो गई, क्यों, क्योंकि ये अर्थ पे फॉल कर चुकी है। अब इसकी एनर्जी कम हो गई, दैट इज वेवलेंथ ज्यादा है, और जो एनर्जी यहां से सन से डायरेक्ट अर्थ पे फॉल हो रही थी उसकी एनर्जी ज्यादा थी और वेवलेंथ कम थी, ठीक है। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण मान लो कि एक पॉल्यूशन ब्लैंकेट क्रिएट हो जाता है इन एटमॉस्फेरिक ट्रोपोस्फेरिक रीजन, तो पॉल्यूशन ब्लैंकेट क्या करता है, ये जो रेज फॉल की जिसकी एनर्जी ज्यादा थी वो अर्थ पे कुछ एब्जॉर्ब हुए, एब्जॉर्प्शन, बट वो रिफ्लेक्ट जो हो रही थी उसकी एनर्जी कम थी, तो ये पॉल्यूशन ब्लैंकेट क्या करता है, उसको री रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ सरफेस पे। अब अगर री रिफ्लेक्शन हो जाएगा अर्थ सरफेस पे तो वो टेम्परेचर अर्थ का और इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये क्या, पॉल्यूशन ब्लैंकेट। मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है। जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसको क्रिएट करने में ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, बट जो पॉल्यूशन ब्लैंकेट होता है वो भी ग्रीन हाउस गैसेस से मिलके बनता है। और वहां पे क्या होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो बनता है उसके कारण क्या होता है, अर्थ जो होता है वो वार्मर होते चला जाता है, और अगर अर्थ वार्मर होते चला जाएगा दैट इज टेम्परेचर राइज होगा, इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दैट इज पॉल्यूशन ब्लैंकेट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड जो रेज मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा था उसको फिर से री रिफ्लेक्ट करके फिर से अर्थ एटमॉस्फेयर पे भेज देगा। तो अर्थ को जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे बहुत ही ज्यादा उसको मिलने लगेगा टेम्परेचर, जिसके कारण राइज इन टेम्परेचर लेवल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बट ये दो तरीके से, एक नेचुरल वे है, एक ह्यूमन इनहांस्ड वे है। तो अगर नेचर की तरीके से हो रहा है अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। इसके कारण अर्थ वार्मर रह रहा है, इसके कारण हमें वेजिटेशन डिफरेंट मिल रहे हैं वेराइटीज के, इसके कारण डिफरेंट फॉरेस्ट मिल रहे हैं हमको। यहाँ क्या आ रहा है, सोलर रेडिएशन आ रहा है, रेडिएटेड हीट जो बाहर जा रहा है वो इजिली बाहर चला जा रहा है, और लेस इमिटेड हीट अंदर अर्थ को मिल रहा है, ठीक है। तो मोस्टली जो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस होता है वो CO2 होता है, N2 होता है एंड CH4 होता है, ठीक है। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। अब एक ह्यूमन इनहांस्ड क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हीट जो नीचे आएगी वो पहले अर्थ सरफेस पे तो आई ही आई, साथ में जो रिफ्लेक्ट हो रही थी वो री रिफ्लेक्ट होकर फिर अर्थ सरफेस पे आ जाएगी। तो री रिफ्लेक्ट होकर अर्थ सरफेस पे आ जाएगी, किस लिए आएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन ब्लैंकेट क्रिएट हो चुका है। पॉल्यूशन ब्लैंकेट कहां पे होगा, जो ट्रोपोस्फेरिक रीजन और अर्थ सरफेस के रीजन के बीच में एक ब्लैंकेट क्रिएट हो जाएगा, जो कि लोअर एनर्जी के रेडिएशन को फिर से री रिफ्लेक्ट करके आपको फिर से उसी रीजन में भेज देगा, ठीक है। तो टेम्परेचर कम स्केप होगा आउटसाइड एनवायरनमेंट में, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा अर्थ की एटमॉस्फेयर पे टेम्परेचर राइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ह्यूमन एनहांस्ड वे है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट होता है। तो देखो हम लोग फिर से समझते हैं कि ग्रीन हाउस, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ की लेयर है फर्स्ट, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, आगे भी बहुत सारी लेयर्स हैं, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल इन द ट्रोपोस्फेयर, और फिर
डिफरेंट डिफरेंट रीजन क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये ट्रोपोस्फेयर है। पहले भी हम लोग को ये समझना है कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो ये मान लो सन है, सन से एनर्जी हीट लाइट आई, ठीक है। रेज जो सन से इंसिडेंट रेज थी, ये इंसिडेंट रेज है, और इंसिडेंट रेज जो डायरेक्ट फॉल कर रही है अर्थ सरफेस पे, इसकी एनर्जी हाई है एंड वेवलेंथ लो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। अब देख लो, ओजोन लेयर जो होता है मोस्टली ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है। यहाँ पे ये ओजोन लेयर का है, और by the human activities or the contribution of different greenhouse gases by human nature, that is industrial setup or by different emissions, यहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूशन ब्लैंकेट क्रिएट हो जाता है। तो पॉल्यूशन ब्लैंकेट क्या करता है, जैसे ये अर्थ, ये जो लाइट इंसिडेंट रेज फॉल किए हैं इस पे, एब्जॉर्प्शन हुआ 30% के अप्रॉक्स में, और जब इसको रिफ्लेक्ट करती है अर्थ सरफेस, तो ये पॉल्यूशन ब्लैंकेट क्या करता है, इसको रिटर्न बैक कर देता है ना अर्थ। इसके कारण मेरा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं इनकमिंग एनर्जी क्या है। द सन इमिट्स एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड टू अर्थ बिकॉज द सन इज वेरी हॉट, द एनर्जी इज इमिटेड इज हाई एनर्जी शॉर्टर वेवलेंथ एंड दैट पेनिट्रेट्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर क्या होता है, अर्थ कुछ एब्जॉर्ब करता है, अबाउट 30% ऑफ द सन्स एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली बैक इनटू स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर, clouds and the surface of the earth. The rest of the sun's energy is absorbed into the earth system, ठीक है। अब देख लो इमिशन समझते क्या है। The earth re-emits energy back into the atmosphere because the earth is cooler than sun. टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से the energy is emitted in the form of infrared radiation at wavelengths longer than the incoming solar energy, okay। अब समझते हैं रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या। तो ग्रीन हाउस गैसेस in the atmosphere absorbs much of the long wave energy infrared radiations emitted from the earth surface, preventing it from the escaping from the earth surface। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वो escape नहीं करने देगा टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर escape नहीं होगा तो अर्थ खुद पे खुद वार्मर पे वार्मर होते चला जाएगा, ठीक है। इसमें ह्यूमन रोल क्या है वो तो हम लोग क्लियर है। द एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द पास्ट 2 centuries, लार्जली ड्यू टू ह्यूमन जनरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। ये याद रखना, ह्यूमन जनरेटेड, नॉट नेचुरल। नेचुरल तो ग्रीन हाउस गैस है ही, बट नेचुरल जो होता है वो अर्थ को वार्म करने में हेल्प करता है, वेजिटेशन को ग्रो होने में हेल्प करता है। बट जो ह्यूमन हम जनरेट कर रहे हैं एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेस थ्रू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, थ्रू डिफॉरेस्टेशन, तो वो जो होता है उसका नेगेटिव इफेक्ट है, वो अर्थ को और वार्म कर रहा है, ठीक है। This increase has amplified the natural greenhouse gas। अब देखो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस तो पहले से था ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस ह्यूमन के द्वारा जो होगा वो आ जाएगा। तो वो क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस, दैट इज ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन को और इंक्रीज कर देगा। अगर ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो मेरा क्या हो जाएगा, जो सनलाइट इंसिडेंट फॉल हो रहा था अर्थ पे, वो रिफ्लेक्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे अर्थ पे ही आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस होता क्या क्या ये हम लोग समझते हैं बेसिक, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में फ्रेम करके। ग्रीन हाउस गैसेस मींस दोज गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक, दैट इज जो हम लोग क्रिएट करते हैं, दैट एब्जॉर्ब्स एंड री-इमिट इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। अब देखो बार बार यहाँ पे इंफ्रारेड का टर्म आ रहा है। अब इंफ्रारेड टर्म क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है इसके बारे में बताते हैं। देखो पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में समझेंगे। वेवलेंथ्स डिफरेंट वेव्स की जानते हैं। पहला होता है रेडियो वेव, फिर होता है माइक्रोवेव, फिर होता है इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल, दैट इज विबग्योर, फिर आता है यूवी रेज, फिर होता है एक्स रेज, फिर होता है गामा रेज। अब देखो ये जो है ना, ये जो पैटर्न है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, मतलब जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे वेवलेंथ घटते जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो ये जो इंफ्रारेड, विजिबल रेज एंड यूवी रेज है, ये सनलाइट इसको क्रिएट करता है, मतलब कैरी करता है। सनलाइट में ये सारी रेज होती हैं, ठीक है। सनलाइट मेनली कैरीज यूवी रेज, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड। अब यूवी रेज जो होता है वो मैक्सिमम एनर्जी कैरी करता है among these three, that is infrared, visible rays and UV rays में UV ray जो होता है वो मैक्सिमम एनर्जी कैरी करता है, ठीक है। और हम लोग लाइट को देख क्यों पाते हैं, क्योंकि विजिबल कंपोनेंट होता है लाइट में, इसलिए वी कैन सी द लाइट, ठीक है। तो और एक चीज जान लो कि इस तीनों में जो मेन है, जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, वो कौन सा है, वो है इंफ्रारेड। तो यूवी रेज
मैक्सिमम एनर्जी कैरी करता है, इंफ्रारेड हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, और विजिबल रेज की वजह से हम लोग देख पाते हैं कि आखिर एटमॉस जो कलर, लाइट ऑफ द कलर हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझो, थोड़ा एक बेसिक चीज जानते हैं कि यूवी लाइट जो होता है वो बेसिकली 3 तरीके का होता है। हालांकि उतना ज्यादा डीप में जानना नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। यूवीए, यूवीबी, यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी, 3 तरीके का होता है। अगर इसकी वेवलेंथ की बात करें तो यूवीए की वेवलेंथ होती है 315 टू 400 नैनोमीटर। ठीक है, यूवीबी की होती है 280 से 315 नैनोमीटर। यूवीसी की होती है 200 टू 280 नैनोमीटर। अब इसकी वेवलेंथ, यूवीसी की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर एनर्जी सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा डेंजरस भी यही होगी। यूवी लाइट, यूवी रेज तो आप लोग जानते होंगे कि ओजोन लेयर कैसे हम लोग को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। तो यही है कि यूवीसी मोस्टली जो होता है यूवीसी से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यूवीसी जो होता है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, यूवीए को हम लोग ब्लैक लाइट यूवी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज जान लो कि जैसे यूवीए, यूवीबी, यूवीसी फॉल की अर्थ के सरफेस पे, जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। अब देखो जैसे यूवीए आई, सिमिलरली यूवीबी, तो यूवीए जो आती है वो, अब देखो ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर या तो ओजोन लेयर यहां पे होगा। तो मोस्ट ऑफ दी जो ओजोन लेयर होगा वो क्या करता है, ओजोन लेयर का मेन काम होता है यूवीसी जो कि डेंजरस होता है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है एटमॉस्फेयर से, मतलब उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने ही नहीं देगा। ठीक है, अगर यूवीए होगा, यूवीए थोड़ा बहुत आ सकता है, आता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, यूवीबी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेटोस्फेयर में रह जाता है बट कुछ इधर आता है, बट यूवी जो सी होता है वो मोस्ट ऑफ द यूवीसी विल रिफ्लेक्ट बैक, दैट इज 90 to 95% यूवीसी रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, अब समझो, UVC does not reaches on Earth's surface because it is mostly screened out, rejected और reflected back by the ozone layer। तो ओजोन लेयर का आपको पता चल गया क्या बेसिक रीजन है कि ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्शन हाउस क्यों कहते हैं, अम्ब्रेला ऑफ द प्रोटेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, यूवीसी को रिफ्लेक्ट बैक करता है। यूवीसी जो होता है वो बहुत ही डेंजरस है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम और एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, चलो अब समझो ग्रीन हाउस गैस के बारे में, वाटर वेपर के बारे में जान रहे थे ग्रीन हाउस के। तो वाटर वेपर इज द बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ह्यूमंस आर नॉट डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर इमिटिंग द गैस इन क्वांटिटीज सफिशिएंट टू चेंज। अब देखो वाटर वेपर क्या है, ये नेचुरल, बहुत ही ज्यादा नेचुरली ऑकर्ड होता है ग्रीन हाउस गैस, मतलब इसमें ह्यूमन का कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा है नहीं, बट नेचुरली हम लोग इसको, ये बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 भी है जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस है, ह्यूमन एक्टिविटीज से इमिट होता है, ये तो पता ही है। अब देखो द मेन सोर्सेस क्या है, मेन सोर्सेस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें जो फॉसिल फ्यूल जो हम लोग यूज करते हैं तो उसको अगर उसको जलाने पे मेन CO2 इमिट होता है। ठीक है, तो ये भी ग्रीन हाउस गैसेस जो कि हाईली कंट्रीब्यूट करता है थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ फॉसिल फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकंड क्या है, द कॉम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज गैसोलीन एंड डीजल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में डीजल इंजन में जो हम लोग यूज करते हैं डीजल का, तो उसमें भी CO2 का बहुत ज्यादा इमिशन होता है क्योंकि हम लोग गैसोलीन को बर्न करते हैं। मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस इमिट CO2 थ्रू फॉसिल फ्यूल। इंडस्ट्रियल का तो पता ही है CO2 इमिट करता है बहुत सारे। थर्ड क्या होता है, फर्स्ट हो गया वाटर वेपर, सेकंड हो गया CO2 एंड थर्ड होता है मीथेन। ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। मीथेन दैट इज CH4 इज इमिटेड बाय नेचुरल सोर्सेस सच एज, अब देखो नेचुरल सोर्सेस से भी मीथेन इमिट होता है, जैसे वेटलैंड्स हो गया, एज दैट इज मार्सी एरिया। ठीक है, एज वेल ह्यूमन एक्टिविटी सच एज लीकेज ऑफ फ्रॉम नेचुरल गैस सिस्टम एंड द ड्रेजिंग ऑफ लाइफ। अब देखो क्या होता है कि जैसे हम लोग, जैसे कि कैटल्स हो गया, उसको पालते हैं, उसको रखते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसके जो काउडंग्स या फिर कोई डंग हो गए तो वो भी बहुत ज्यादा मीथेन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये भी हो गया एक तरीके से। तो नेचुरल प्रोसेसेस इन सॉइल एंड केमिकल रिएक्शंस इन एटमॉस्फेयर हेल्प रिमूव CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो मीथेन जो जनरेट होता है वो भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो सॉइल में ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में भी कुछ ऑटोमेटिकली प्रोसेस होते हैं जिससे मीथेन का रिडक्शन होता है। बट एक्सेसिव मीथेन जो हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हटा पाना बहुत मुश्किल है और वो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। ठीक है,
अब देखो मीथेन का सोर्सेस क्या क्या हो सकता है, नेचुरल सोर्स होता है वेटलैंड्स, तो भी हम लोग पढ़ लिए, वेटलैंड्स होता है इमिटिंग CH4 फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। ह्यूमन इंड्यूस्ड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये सब तो हम जान ही रहे हैं, अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। अब फोर्थ होता है नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज N2O। नाइट्रस ऑक्साइड इज नेचुरली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज अ पार्ट ऑफ अर्थ्स नाइट्रोजन साइकिल। अर्थ का एक नाइट्रोजन साइकिल होता है, उसके थ्रू नाइट्रस ऑक्साइड जनरेट होता है, और इसका बहुत सारा नेचुरल सोर्सेस है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल कॉम्बिशन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड द इंडस्ट्रियल प्रोसेस आर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ N2O इन द एटमॉस्फेयर। ये सारे जो है वो ह्यूमन वेज हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सिंथेटिक कमर्शियलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर करते हैं, एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एडिपिक एसिड व्हिच इज यूज्ड टू मेक फाइबर्स लाइक नायलॉन एंड अदर सिंथेटिक प्रोडक्ट। तो जो सिंथेटिक प्रोडक्ट जैसे नायलॉन हो गया, फाइबर्स हो गए, उनको बनाने में हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करते हैं, उससे भी वो रिलीज होता है। तो अगर रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में तो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। क्यों ग्लोबल वार्मिंग? की ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, पॉल्यूशन ब्लैंकेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्लोरिनेटेड गैसेस। तो ये एग्जांपल्स पूछते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया सकता है इन टॉपिक्स पे, ठीक है। फ्लोरिनेटेड गैसेस क्या होता है? दे आर इमिटेड थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज एल्यूमिनियम एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो होता है, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, जो कि यूवीसी रेडिएशन को अलाउ करेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के लिए, जिसके कारण स्किन डिजीज, कैंसर और डिफरेंट लंग्स डिजीज होता है। तो ये क्या होता है कि फ्लोरिनेटेड गैस जो होता है वो भी एक रीजन होता है जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होता है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता है। अब देखो एक टर्म आता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मतलब क्या था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का? हालांकि नेक्स्ट कुछ अगले स्लाइड्स में हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को जानेंगे डिटेल से, बट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? ये एक रिलेटिव टर्म है जो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेट कंपेयर करते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग कितना ज्यादा ये जो गैस है और ये जो फ्लोरिनेटेड गैस है वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इन ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अब देखो तीन तरीके का फ्लोरिनेटेड गैसेस होता है। फर्स्ट होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दैट HFCs, जो कि एसिड से निकलता है, ठीक है। पर फ्लोरोकार्बन PFCs, सल्फर हेक्सा SF6, जो कि आप लोग सर्किट ब्रेकर में जानते हैं, ठीक है। Many fluorinated gases have very high global warming potential, that is GWP. मैंने आप लोगों को बताया अभी GWP के बारे में। Relative to other greenhouse gases, fluorinated gases are well mixed in the atmosphere, spreading around the world after they are emitted. तो आप समझ लीजिए कि SF6 जो कि हम लोग नेचुरल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, उसमें भी यूज करते हैं। PFCs हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के पैंस में, नॉन स्टिकी पैंस बनाने में। फिर आपको फ्यूम्स हो गया या फिर सेविंग क्रीम्स हो गया। HFCs होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उस पर भी। तो फेज आउट करने के लिए बहुत सारे हम लोग वो कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ये सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट बहुत ही ज्यादा हम लोग इंक्रीज कर चुके हैं लेवल को अर्थ पे, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रियल कैसे कंट्रीब्यूट करता है। पर फ्लोरोकार्बन आर कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। जहां मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन होता है वहां पे पर फ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये इंडस्ट्रियल सोर्स है फ्लोरिनेटेड गैसेस का। एक आता है ब्लैक कार्बन, ये भी एक ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ब्लैक कार्बन क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल और एरोसॉल थ्रू। अब ये कंप्लीट गैस नहीं होता है, बट ये भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वार्मिंग, एटमॉस्फेयर को वार्म करने में। अब देखो ब्लैक कार्बन क्यों करता है, इसके बारे में जानते हैं। इसका एक टर्म आता है एक टर्म होता है अल्बेडो। अल्बेडो क्या करता है? ब्लैक कार्बन वार्म्स द अर्थ बाय एब्सॉर्बिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड बाय रिड्यूसिंग अल्बेडो। अल्बेडो एक फैक्टर है जो कि बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो है वो कितने हीट को रिफ्लेक्ट करती है। तो मैक्सिमम अल्बेडो फैक्टर 1 होता है। तो स्नो जो होता है, प्योर व्हाइट स्नो जो हुआ नॉन पॉल्यूटेड, उसकी अल्बेडो होती है 1। जैसे जैसे ब्लैक अगर इसमें कॉन्सेंट्रेशन मिक्स होगा तो इसकी लेस देन 1 हो जाए, मतलब घट जाएगी। जितना कम जिसका अल्बेडो होगा वो उतना ज्यादा ही हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या हो रहा है, जैसे हम लोग कार्बन यूज कर रहे हैं पूरे अर्थ पे, तो जैसे पोल्स हैं डिफरेंट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वहां पे क्या हो रहा है, जो स्नो है वहां पे अल्बेडो उसकी खराब हो रही है, अल्बेडो गिर रही है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइन ब्लैक पार्टिकल्स कार्बन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रही है, जिसके कारण उसका कलर चेंज हो रहा है और वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है जिसके कारण वो मेल्ट हो रहा है। इसीलिए कहते हैं मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग्स, यही रीजन है मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग का, ठीक है। तो अब ब्लैक कार्बन का क्या क्या वो हो सकता है? बायोमास बर्निंग। आप बर्न करोगे तो देखोगे ब्लैक
सूट पार्टिकल्स जो एयर में उड़ते रहते हैं, कुकिंग विद सॉलिड फ्यूल्स एंड डीजल एग्जॉस्ट etc। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे ब्लैक कार्बन हमारा आइसबर्ग को वो कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, और फिर मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग में बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP हम लोग पहले ही पढ़े फिर भी जान जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिस्क्राइब्स द इंपैक्ट ऑफ ईच गैस ऑन ग्लोबल वार्मिंग। अब जो जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, उनका इंपैक्ट कितना, वो कितना ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस कितना ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं, उनका एक रेफरेंस लिया गया। ठीक है, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट इंपैक्ट एंड हाउ वेल द गैस एब्जॉर्ब्स एनर्जी। जो जितना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले वो उतना ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक बेस बनाया है जिसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 1 एंड सर्व्स एज द बेसलाइन अदर ग्लोबल। ठीक है, अब CO2 से ही हम लोग रेफर करते हैं और डिफरेंट को कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो द लार्जर द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल द मोर वार्मिंग द गैस कॉजेस। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मीथेन है, उसका 100 ईयर में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 21, which means that the methane will cause 21 times as much warming as an equivalent mass of CO2 over 100 year। मतलब क्या, CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 1, कब 100 ईयर के केस में। तो मीथेन का अगर हम देखते हैं CH4 का, तो इसका होता है 21, किस फ्रेम में, 100 ईयर के फ्रेम में। तो देख लो ये जो है मीथेन जो है वो 21 टाइम ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। दैट इज मीथेन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकता है ग्लोबल वार्मिंग को। तो ये टोटल आपको ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट कंप्लीट है ये। और इस पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप यू कैन इजीली सॉल्व इट, और देयर आर सो मेनी क्वेश्चन दैट यू कैन फ्रेम थ्रू दिस। कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था 5 जून को, इसका थीम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ क्रिएट होता है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून? दैट इज टाइम फॉर नेचर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा।